आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाज़िया अकरम। आप सब लोगों को एक बार फिर से ईद मुबारक, ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। समी साहब हमारे साथ हैं, काजी साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ईद के तीनों दिन लोग तफरीह के मौके ढूंढते हैं और प्लानिंग करते हैं कि किस तरह ईद को सेलिब्रेट किया जाए। एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना मिलाना, ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन सिनेमा में जाकर एक अच्छी फिल्म देखना सबसे अच्छा मौका होता है, खासतौर पर ईद पर। लेकिन इस साल हमारे सिनेमा घरों में नई फिल्मों की न सिर्फ किल्लत रही, बल्कि जो 3 पंजाबी फिल्में रिलीज हुई शान की, वो भी कुछ खास बिजनेस नहीं कर सकी। क्या वजह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री लोगों को सिनेमा तक ले जाने के लिए अच्छी फिल्म नहीं देती? और आज का हमारा सवाल भी इसी से जुड़ा है, जिस पर हम बात करेंगे। आप भी हमें इसी पर कॉल कीजिए। सवाल हमारा ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार क्यों है, हमारे यहाँ अच्छी फिल्में क्यों नहीं बन पाती? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल कीजिए, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। इसके अलावा आज बहुत और सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। जी, हम कहते हैं कि ईद जो है वो बच्चों के लिए ज़्यादा वो है एक्साइटिंग होती है। एक सर्वे आया है कि 6 माह में 2012 के पहले 6 माह में बच्चों के ख़िलाफ़ कितने जराइम हुए हैं। बड़ा आई ओपनिंग है, उस पर बात करेंगे। और फिर इसी के साथ एक और वो भी सर्वे को मैंने आज मुंतखब किया है कि पिछले 2 सालों में कितनी हिंदू फैमिलीज़ यहाँ से माइग्रेट कर गई हैं, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, और फिर कुछ और भी इस हवाले से मैंने डिग आउट किया है कि वो कैसे ज़िंदगी यहाँ बसर कर रहे हैं। और शाजिया, इसके साथ ही एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ कल, जैसे म्यूटिलेट किया एक हजाम को, एक लैंडलॉर्ड ने आंखें निकाल दी, नाक काट दी। और फिर ये ईद के दिन पे ऐसी बात, और ये क्या ब्रूटैलिटी है और क्या हमारा लेवल ऑफ टॉलरेंस है। और अगर मौका मिला तो मैं बात करूँगा जुलियन असांज के हवाले से, जो एक आलमी सफारती रो या एक डिस्प्यूट बन गया है, और उसमें रफेल क्रोया ने उसको दे दी है, असाइलम दे दी है। मगर हम देख रहे हैं कि अमेरिका और अहले यूरोप या यूरोप की हुकूमतें कैसे हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा कर रही है। इस पर बात करें। सही, समी साहब के पास चलते हैं। जी समी साहब, आपके पास आज के लिए क्या है? शादिया, मैंने 3 खबरें चुनी हैं आज। एक तो ईद के हवाले से ही आप देखा आपने मुख्तलिफ इलाकों से ये इतलात आई कि लोग पिकनिक मनाने के लिए गए सैले समंदर पर या कहीं दरिया के किनारे, तो डूबते वहाँ पर नहाते हुए डूब गए या कश्ती उलट गई, डूब गई। तो आज इस पर बात करेंगे कि ये जो एक पब्लिक सेफ्टी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, आम आदमी जब तफरीह के लिए निकलता है तो क्या उसके लिए अभी तक एरिया डेजिग्नेट क्यों नहीं किए गए, और हुकूमत क्यों वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम है उन लोगों को जो उस वक्त नहा रहे हैं, या जो सिक्योरिटी के सेफ्टी के जो इंतजाम हैं वो क्यों तसल्ली बख्श नहीं है। इसके अलावा शाजिया, दूसरी खबर मैंने चुनी है कबायली इलाके से जो खबरें हैं, KPK का कुछ हिस्सा भी उसमें है। हज़ारों स्कूल उसमें तबाह कर दिए गए हैं, और इस वक्त जो सर्वेज हैं उसके मुताबिक वहाँ पर ख़वातीन में, नौजवान जो हमारी बच्चियाँ हैं, उनमें जो ख़वानदगी की शरह है वो 0% रह गई है इन तबाह होते हुए स्कूलों की वजह से। और मर्दों में, यानी जो मेल स्टूडेंट्स हैं, उनमें सिर्फ 3% है। तो अगर तालीम का ये हाल है तो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है या जो एक कल्चर को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, उसका क्या बनेगा? कैसे बदला जाएगा? खबर शाजिया मैंने चुनी है अमेरिका की। यहाँ पर इमिग्रेशन दी जा रही है उन नौजवानों को जो 16 साल से कम उम्र में अमेरिका में आ गए थे, और अब उनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 17 लाख अफराद इससे मुस्तफीज होंगे। तो उसकी मैं कुछ तफसीलात दूंगा कि वो कौन कौन लोग उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इन तमाम खबर पर बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूँगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार क्यों। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। माजी में हर साल ईद पर पाकिस्तान में 8 से 10 फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाती थी। इस साल सिर्फ 3 फिल्में नुमाइश के लिए पेश की गई, और वो भी पंजाबी फिल्में, जिनके नाम है शरीका, गुजरदा खड़ाक और दिल दिया लगी। आप इन फिल्मों के नामों से ही अंदाज़ा लगा लेंगे पूरे पाकिस्तान में शायद ये फिल्में नहीं देखी जा सकती। तीनों फिल्मों में एक ही हीरो और वो था शान। क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, हमारे यहाँ वसाइल की कमी है, हमारे यहाँ अच्छी फिल्में क्यों नहीं बन पाती? काजी साहब। शाजी, आपने कहा बुरहान का शिकार है फिल्म इंडस्ट्री, तो कोई ऐसी चीज़ भी है यहाँ जो बुरहान का शिकार ना हो। मगर मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से ये कहूँ कि जो आखिरी बड़ी सक्सेस स्टोरी थी वो सुल्तान राय थे यहाँ पे।
और उनके बारे में भी मिक्स्ड, जहाँ से गंडासा ने कल्चर ने जन्म लेकिन लिया। ये है कि उनकी जो इब्तदाई फिल्में थी, बशीरा थी और इस तरह की फिल्में थी, उनमें कुछ ना कुछ एक आर्ट का कंटेंट ज़रूर था। और फिर बाद में उनकी पॉपुलैरिटी की शायद ये वजह थी कि जब मार्शल लॉ का दौर आया तो एक एंगर को पर्सोनिफाई किया, उनको एंग्री ओल्ड मैन कह लें, यंग मैन कह लें, उसको उन्होंने पर्सोनिफाई किया तो लोगों का कथारसिस हो जाता था। अब उनके जो एकदम से उनकी जो एक तकलीफ दे मौत थी, उसके बाद हर कोई सुल्तान रई बन रहे। और मैं ये कहता हूँ कि आप ये कहते हैं कि लोग फिल्में देखने नहीं आते, ये जो इसमें काम कर रहे हैं इन्हें ज़रा भेजें और कहें कि यार देखें आप इसमें कर क्या रहे हैं। आपका मतलब है शान को भेजें जिसकी मैं किसी को पर्टिकुलर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैसे अब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, जरा इमेजिन करें कि इस फिल्म में आप कैसे गुफ्तगू, एक पाज आता है, एक हाथ में कुछ एक गंडासा और फिर वो एक स्टाइल है, ये हकीकत और हमारी ज़िंदगी से इतनी दूर की बातें हैं। और फिर दूसरी बात और है शाजिया, हाँ, ये अहद जैसे हमने ईद के प्रोग्राम में बात की थी कि कोई प्रोडक्ट अगर मैं शायरी लिख रहा हूँ तो ये नहीं हो सकता कि वो शायरी मेरी ज़हनी इस्तेदाद या मेरी ज़हनी सलाहियत से बढ़कर हो, वो उतनी ही होगी। जो मेरा कल्चरल लेवल है वही उस प्रोडक्ट का कल्चरल लेवल होगा जो मैं तख्लीक करूंगा। तो जो लोग ये काम इस वक्त कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हैं? आप पंजाबी फिल्म बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में तो इलाके ज़बान पंजाबी फिल्म नहीं देखी जा सकती ना। सबसे अहम तो शाजिया बात ये है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब जो बंदा पैसा लगा रहा है उसकी एक अपनी ज़हनी सलाहियत है, इस्तेदाद है, उसका एक कल्चरल लेवल है। और वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो जो प्रोड्यूसर रखेगा, जिस एक्टर को वो लेगा, जिस बंदे को वो जितनी उसकी ज़हनी सलाहियत है वो उसी को इस्तेमाल करेगा, उससे आगे बढ़ नहीं सकता। अच्छा, अब क्या है कि डिस्कनेक्ट आ गया। अब लोग सुल्तान रई बनने की कोशिश की, इन सब जो नए एक्टर्स हैं वो बन नहीं पाए। और जो है 2 या 3 फिल्में, ये जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये जो इलाका है, ये यहाँ पे एक सिनेमाज की एक कतार है आप भी। और यहाँ पे मुझे याद है कि ईद जब भी कभी मौका मिला लाहौर में गुजारने का, तो यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती थी और बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में थी। अच्छा, एक वक्त था जब इंसान फैमिलीज के साथ जाता था, पूरी फैमिली, बच्चे, माँ बाप मिलकर जाते थे। अब तो वो कल्चर बिल्कुल रहा ही नहीं है। अच्छे सिनेमाज बने हैं, डिफेंस में बना है, 1-2 जगह और है वहाँ बने हैं, लेकिन वहाँ पे इंडियन फिल्में लगती हैं। पाकिस्तानी फिल्में लगाने का कोई सोच ही नहीं सकता। इस पर भी हम बात करेंगे कि इंडियन फिल्मों और हमारा ये तजाद क्यों है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के तौर पे एक बड़ी बोल्ड फिल्म थी समरा 42, जो हमने कॉलेज के बच्चों ने आके यहाँ देखी है अल्फला सिनेमा में। तो उस फैमिलीज थी, मजाल है कि कोई किसी ने सीटी बजा दी हो। वो जो एक कल्चरल लेवल है ओवरऑल, वो एक तो वो गिरा है, प्रोडक्ट का म्यार बहुत बुरी तरह गिरा है, उसमें प्रोडक्ट का काम करने वाले लोग जो हैं वो इस तरह से नीचे आए हैं। और कुछ मैं ये बताऊं आपको कि जो टेक्नोलॉजी है उसने भी ओवरटेक किया है। मतलब अब चैनल्स आ गए हैं, ग्लैमर जो है अब बड़ी स्क्रीन से निकल के छोटी स्क्रीन की तरफ आ गया, एक तो ये भी हो गया। और उसके बाद हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस की कोशिश है कि हम इंडियन फिल्मों में जाके काम करें, लेकिन ये रिस्पांस नहीं मिलता। वहां पर बात करेंगे कि आखिर इंडियन सिनेमा जो है वो कैसे उसकी आइडेंटिटी बन गया। हालांकि उसकी बाकी जो जिंदगी और जो बाकी उसकी एक समाज की सूरत हाल है वो खासी ज़ुबूं हाल है, उस पर भी हम बात करेंगे। मगर उसके पीछे फाइनेंस कैपिटल इतना बड़ा उसका अमाउंट है। और वो उस पर भी कहानी एक ये है कि इसमें एक थेरी तो नहीं मैं कहूँगा, बल्कि इसे हकीकत काफ़ी है कि ब्लैक मनी का वहाँ पे, और इसे वो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और उसकी दलील वो ये देते हैं कि इंडिया में सैकड़ों फिल्में, 1000 फिल्म साल में शायद बनती होगी मेरे ख्याल में से कम, और उसमें से जो फिल्में अपनी कास्ट से ज़्यादा पैसे कमाती हैं वो मादूदे चंद होती हैं। तो आखिर एक मनी लूजिंग बिजनेस में बिलियंस ऑफ रुपीज़ या इवन ऑफ डॉलर्स भी आप कह सकते हैं, वो क्यों खर्च किए जा रहे हैं? तो वो कहते हैं जी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा स्याह हर जगह ही, खैर दुनिया में वहाँ की आबादी देख लें, उनकी फिल्में सिर्फ इंडिया में ना थोड़ी पूरी दुनिया के जो है वो सिनेमाज में लगाई जाती हैं। समी साहब से बात करते हैं। समी साहब, आपने वहाँ पर देखा होगा कल्चर, जो भारतीय फिल्मों को पज़िराई मिलती है यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे ममालिक में, वो पाकिस्तानी फिल्में शायद कभी लग ही नहीं सकती। और शायद वहाँ पाकिस्तान के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनकी वो मकबूलियत भी नहीं है वहाँ पर, शायद इसीलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। शाजिया, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, अगर आप उसके डिक्लाइन पर नज़र डालें या इस पर अगर आप बात करना चाहेंगी, तो एक बड़ी जो रियलिटी है वो ये है कि हमारी सोसाइटी में जो टॉलरेंस का लेवल था वो कम हो गया। ये इसका आगाज हुआ 80s में, जब ज़ियाउल हक साहब का दौर था। उससे पहले पाकिस्तान में फिल्में भी बन रही थी और उनकी पजीराई भी थी, अच्छी फिल्में भी बनी, म्यूजिक भी था। लेकिन बाद में ये जो एक सोच है जिसको हम
मजहबी सोच आप कह लें कि जिसने जो आर्टिस्ट है उसकी पाकिस्तान में जो इज्जत है उसमें कमी की। मुझे आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा घराना है जो शरीफ घराना हो, इज्जतदार घराना हो, वो अपने बच्चे या बच्ची से कहे कि आप फिल्मों में काम कर लें। ये जो पूरी इंडस्ट्री है ये बिल्कुल जो वो एक मजहबी इंतहा पसंदी है। लेकिन समी साहब आप यहाँ देखें, फिल्मों की अगर आप बात करें, फिल्मों में तो इजाजत नहीं मिलती, लेकिन पढ़ा लिखा जो हमारी यंग जनरेशन है पढ़ी लिखी, वो ड्रामों में जरूर काम कर रही है। लड़कियां मॉडलिंग में भी आ रही हैं, लड़के मॉडलिंग में आ रहे हैं, ड्रामों में बनिस्बत टीवी के ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। लेकिन शाजिया इन ड्रामों में भी अगर आप देखें जो ज्यादातर जो लड़कियां लड़कों जिन्होंने काम किया है वो तारकीन वतन थे, वो उनका ताल्लुक कनाडा, अमेरिका, बरतानिया से है, जहां पर उनकी फैमिलीज चली गई थी और वो लड़के पाकिस्तान, लड़कियां वापस आई हैं। म्यूजिक में भी देख लें और फिल्मों में भी देख लें, ये सारे वो लोग हैं। और ड्रामा भी आपका जो है वो प्राइवेट जब चैनल आया है तो उसमें उसकी थोड़ी उसकी गुंजाइश पैदा हुई है, लेकिन ओवरऑल अभी भी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, बड़ी जो स्क्रीन है उस पर जो काम करने के लिए जो एक आर्टिस्ट की जैसे पूरी दुनिया में पजीराई है, इज्जत है, वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पढ़ा लिखा आदमी नहीं जा रहा। और फिर उसमें शान, गंडासा, ये सब कुछ आप देख लें, क्या है फिल्म। आप देखें कि जो जिस तरीके से एक्टर आता है, जिस तरीके से बात करता है, वो पाकिस्तान का कल्चर है ही नहीं। हाँ। पंजाब में कहाँ गंडासा है, या सिंध में कहाँ इस तरह का। चलिए, अगर पंजाब में है भी, सिंध में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, पूरी ईद पर आप 3 फिल्में पंजाबी में रिलीज करें जो पूरे पाकिस्तान में नहीं देखी जा सकती। समी सब साथ रहे, कॉलर है लाहौर से इमरान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इमरान जी, मेरी तरफ से खबरिया प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं सबको ईद मुबारक। आपको भी। और दूसरी बात ये है कि अभी आप बात कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री के बहरान पे जी। जिस तरह के मैं यंग जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ, तो जब सिनेमास के बाहर मैं इस तरह के नाम देखता हूँ ना, मतलब ये जो नाम राजकला बता रही थी, गुजरदा खराक, फलाना टमकाना, ये वो, तो मीन्स इनके नाम देख के मेरा दिल नहीं करता सिनेमा जाने को। और आज के दौर में अगर पाकिस्तानी इन फिल्म इंडस्ट्री अब इस बहरान से निकलना चाह रही है ना, तो उसके लिए बेहतर ये कि पाकिस्तान में जो रिसेंटली इश्यूज चल रहे हैं, जिनको मीडिया हाईलाइट कर रहा है, ये अपनी फिल्मों में अडेप्ट करके कुछ सॉल्यूशंस बताएं। शायद कोई इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करे कि हमारे हुक्मरानों को मतलब। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। टॉपिक की कमी नहीं है, लेकिन वसाइल की कमी। इन्होंने जो बात की है इस नौजवान ने, वो बड़ी सही बात की है कि इसका जो थीम है फिल्म का, हाँ। उसका जिंदगी के थीम से लेना देना कुछ नहीं रहा। उनमें इतना बोध है। अगर आप मेरी कहानी बयान कर रहे हैं, अगर मैं इस प्रोग्राम में आम आदमी की बात करूं तो आम आदमी मेरा प्रोग्राम देखेगा, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगर आप फिल्म में एक कहानी बयान करते हैं, पहली बात तो ये शाजिया के जो आम आदमी की, जैसे आप बड़ा फैशनेबल लफ्ज़ हो गया नैरेटिव, जो नैरेटिव आम आदमी की है उसका मीडिया और फिल्म की नैरेटिव से लेना देना कुछ नहीं रहा। यानी जिंदगी ये हो गई है कि एक महदूद से कुछ जजीरे हैं जहाँ ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, रोशन है, जहाँ तालीम भी है, जहाँ सेहत की सहूलियात भी हैं, और एक और ज़िंदगी है इससे परे जिसे हम बिल्कुल भूल चुके हैं, उससे कोई उसका जो है जिसे डिस्कनेक्ट हम कहते हैं। तो ये नौजवान ठीक कहता है। पहली बात तो ये कि ये नाम देख के पुट ऑफ हो जाता है, शरीका हो गया, बदनकी हो गया। उसके बाद जब अगर कोई गलती से टिकट ले भी लेता है बेचारा, अंदर चला जाता है, अंदर जाके मायूसी होती होगी। तो अगर अच्छा, लेकिन आप अगर 70s में चले जाएं, 80s में चले जाएं, नाम लेने शुरू कर देते हैं। लहरी आजकल साहिब फराश, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मुनव्वर ज़रीफ की बात करते हैं, मेहदी हसन जैसे ऐसे लोगों की बात करते हैं कि सैयद नूर भी मेरे ख्याल में एक आखिरी दिनों में एक जो जवाल के आगाज़ की कहानी है मेरे ख्याल में, वो तो अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई और आखिर में, लेकिन कोई ऐसी ब्रेक थ्रू नहीं हुई कि फिल्म इंडस्ट्री दोबारा वो रिवाइव कर पाते। अब इसी तरीके से आप नूर जहाँ की आवाज़ थी, और बेश नसीम अहमद यहाँ पे गाने गा रही थी। आप मुझे ये वो बता दें जो लोग यहाँ पे कंपोजर्स थे, मास्टर अब्दुल्ला थे, रशीद अतरे थे यहाँ पे, और बेशुमार ऐसे लोग, ऐसे जाइंट्स थे कि जो चीज़ें बना रहे थे। और फिर शाजिया मैं आपको एक और बात बताऊँ, ये जितने लोग फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे थे, इन सब का एक अदबी पस मंजर था। इवन मुन्नू भाई ने भी एक फिल्म बारूद लिखी थी, या कुछ लोग आए। फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता चूँकि जो कल्चरल लेवल था फिल्म बनाने वाले का, वो मैच नहीं कर पा रहा था किसी अदबी किसी यानी मेयार से, तो ये लोग, पहली बात तो ये कि ये लोग जो हैं दूर हो गए। फिर इसी तरह एक्टिंग में आप देख लें, और समी साहब की बात भी ठीक है कि ये सरकारी सतह पे हुआ था, ये अवामी सतह पे नहीं हुआ। ये इनटॉलरेंस समी साहब इनकलकेट की गई जो एक मार्शल लॉ के दौर में, या जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो ये एक बाकायदा प्लान था। देयर वाज अ मेथड इन दिस मैडनेस। ये कोई लोगों का इज्तिमाई रिस्पांस नहीं था
कि इस मुल्क के लोग जो है इनटॉलरेंट नहीं है। छोटे छोटे सेक्शंस हैं, उनकी फंडिंग्स कभी बाहर से कभी अंदर से, जिस तरह वो आजकल कर रहे हैं, हज़ारा में हमारे भाइयों को शहीद कर रहे हैं और जगह पे सब कुछ ये हो रहा है। तो ये बेसिकली लगता है कि रियासती जो पॉलिसीज की ही ऑफ शूट थी, अवाम का कोई यूनिफाइड एक्सप्रेशन नहीं था। जब रिवाइव करने की बात करते हैं तो समी सबसे पहली बात आती है यहाँ पर बजट की। शायद हमारे यहाँ उतने बजट नहीं है, मुल्क के वसाइल नहीं, और जब आप कभी इस पर प्रोग्राम कभी कर लें, डायरेक्टर्स को बुला लें, प्रोड्यूसर्स को बुला लें, एक्टर एक्ट्रेसेस को बुला लें, तो वो सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं हुकूमत पर कि हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती है इंडस्ट्री को। नहीं शाजिया, ये वो बात गलत नहीं है। ये काजी साहब ने बात बयान कर दी है, मैं उसकी रेपुटेशन में नहीं जाता। 80s में जब ज़िया उल हक साहब का दौर था तो बड़ा सिस्टमेटिकली वो जो एक सोच थी वो हर शोबे में उसने वो सरायत किया, और उसके बाद जो सबसे बड़ा उसका जो अफेक्ट हुई वो फिल्म इंडस्ट्री थी। अच्छे लिखने वाले गायब हो गए, अच्छे फिल्म बनाने वाले गायब हो गए। इस शोबे में जो सरमायाकारी थी वो भी पहले प्राइवेट होती थी, कोई सरकार मदद नहीं देती थी। लेकिन जब इसको इस तरह से डिस्करेज किया गया कि ना उनको इज्जत मिली ना उनको मुनाफा मिला, और बल्कि जो यहाँ पर तो ये आलम हो गया था कि नए साल की रात की तकरीबात कोई बंदा नहीं मना सकता था, वो डंडा बरदार फोर्स निकल आती थी, गाड़ियों के शीशे तोड़ देती थी। और आप बात कर रही हैं फिल्म की, कौन फिल्म बनाता और कौन फिल्म देखता? तो ये एक जबर था जो वो 80 की दिहाई में जिस वक्त वो एक अफगान जहाज शुरू किया गया और ये सारा, और अभी तक कौम जो है उसी में भुगत रही है सारी की सारी। तो ये जब तक वो एक सोच मौजूद है, जब तक गवर्नमेंट इसमें कोई बहुत ज्यादा डिसाइसिवली वो जो एक ओपननेस की पॉलिसी है उसको नहीं अपनाएगी, रियासती सतह पर उसकी सरपरस्ती नहीं की जाएगी, कोई आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात शाजिया याद रखें कि जो बड़ी स्क्रीन है वो गालबन दुनिया के बहुत सारे ममालिक में उसमें डिक्लाइन आया है, और हमारे यहाँ चलें एक अच्छी चीज हुई है कि अब आपको ड्रामा फिर भी आपको अच्छा मिलने लग गया है। पहले तो ये वो भी गायब हो गया था क्योंकि पीटीवी रह गया था, तो फिर भी थोड़ा सा ये ड्रामे की शक्ल में एक एंटरटेनमेंट लोगों को मिल रही है। इसमें मैं एक बात ऐड कर समी साहब, ये इसमें थोड़ा सा आप देखें, ये सास भी कभी बहू थी और इंडिया का जो कल्चर यहाँ पे आया है, और इसमें भी एक बड़ा बांझपन लगता है। जो एकता कपूर और ये जो सब लोगों ने एक रवायत को जन्म दिया है, वहां भी हम देखते हैं और यहाँ भी हम देखते हैं कि आम आदमी कहानी में कहीं नहीं है। अब मैं मिसाल देता हूँ समी साहब, मैं मिसाल देता हूँ, फिर आप कहेंगे कि अगर 80 करोड़ और 30 लाख आदमी 24 रुपए रोजाना पे रह रहे हैं इंडिया में, ये उनकी अपनी फिगर है ऑफिशियल, तो मुझे ये बताएं कि क्या किसी इंडियन ड्रामे में, किसी इंडियन फिल्म में कभी वो कोई मरकजी किरदार हमने उस आदमी को दिया है जो यहाँ वहां की अक्सरियत को रिप्रेजेंट करता है? तो ये भी एक आइसोलेट कर दिया। क्या कहेंगे आप? ये बात आपकी सही है। वो जिस तरह नौजवान ने अपनी कॉल में कहा कि जो असल जो स्टेक होल्डर है, असल जो बंदा है वो तो ड्रामे से और फिल्म से गायब है, तो यकीनन फिर उसका इंटरेस्ट भी उसमें नहीं रहेगा। और वो उसको हम देख रहे हैं, वो हमारे सामने आ रहा है कि वो जिसकी वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है फिल्म का, आवाम से कोई कनेक्शन नहीं। स्टोरीज बहुत ज्यादा फेक बनती हैं। अगर एक कैरेक्टर मर गया 2 दिन बाद वो दोबारा जिंदा हो जाएगा, और अजीब अजीब और सास बहू जो है वो सबसे बड़ा इंडिया की मिडिल क्लास का सबसे बड़ा मसला मुझे सास बहू लगता है। और हमारे यहाँ भी इस तरह वो सराहियत कर गया है ड्रामों में वहाँ की ड्रेसिंग। शादिया, मुझे अगर आप सिर्फ दें थोड़ा सा टाइम, तो ये देखें जो एक इन्होंने सोप शुरू किया था और एक ड्रामा जिसमें बेसिकली कैरेक्टर स्टोरी नहीं थी और कैरेक्टर्स के गिर्द हर चीज घूम रही थी, वो शुरू में बड़ा पॉपुलर हुआ पाकिस्तान में भी। लेकिन अब आके आप देखें तो जो एक्चुअल जो ड्रामा है, जो पाकिस्तानी ड्रामा पहले पीटीवी की जो चीज होती थी, वही ड्रामा इस वक्त भी पाकिस्तान में पॉपुलर है। और वो जो इंडियन एक ऑनस्लॉट थी, वो उनके म्यूजिक और वो कैमरा और वो कैरेक्टर्स, वो अब चीजें लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। अब पाकिस्तानी ड्रामा, पाकिस्तान में बनने वाला ड्रामा जो है फिर दोबारा वो पॉपुलर है। सही। एक कॉलर है लाहौर से, इरफान। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी इरफान। वालेकुम सलाम जी, आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक जी। जी आपको भी ईद मुबारक जी। शाजिया, ऐसा है कि आप देखें हमारे नौजवान पहले भी और आज भी हकीकत पसंद है और हकीकत के करीब तक जो भी चीज है उसे लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। अभी आप ये देखें सैलमों का रुख लोग इसलिए नहीं करते कि वहाँ पे बेलचे के ऊपर ब्रेस्ट रोकेंगे क्लाशनकोफ का, और अगर वो गंडासे के साथ एक आदमी 250-300 आदमियों का मुकाबला करेगा, और उसी आदमी को अगर आप रियल लाइफ में बाहर आके देखेंगे कि वो धोती और ये कुर्ता कल्चर से निकल के खुद वो कार और बड़ी सी होंडा अकॉर्ड के अलावा वो किसी गाड़ी पे पसंद नहीं करेगा, तो इसमें क्या रियलिटी है? इससे तो टॉम एंड जेरी में बच्चे, मेरा ख्याल है हमारे कौम इससे ज्यादा पसंद इसलिए करेंगी कि वो कम अज कम उन्हें ये तो पता है ये एंजॉयमेंट के लिए है। अच्छा, और दूसरी बात ये काजी साहब, आप अपने नाम के मुताबिक माशाल्लाह अपने तजज़िये में भी इंसाफ करते हैं। काजी साहब, आप ये देखें कि ये लोग जो हैं
हुकूमत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये अवाम को तंग करने का यार कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब ये मोबाइल फोन सर्विस सिर्फ ईद के रोज ही बंद करना, आप इस पे भी इंशाल्लाह अपने कमेंट्स जरूर देंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। और दूसरा ये, आप ये देखें कि इतनी गर्मी में जब ये लोग पास वगैरह का सारा दिन अगर हम दाएं बाएं जलीलो ख्वार हो के शाम को ठंडे वक्त में पार्क वगैरह में जाने का टाइम रखते हैं, तो ये हुकूमत ने 9 बजे का ये कहा कि इससे पहले की क्या गारंटी है कि वहाँ पे दहशतगर्दी 9 बजे से पहले नहीं हो सकती खालसा। और ठंडे वक्त का इंतखाब लोग करते हैं ना, आप ये देखें अब इसमें हम क्या कहें, हमें तो अल्फाज भी नहीं मिलते यकीन करें कि इनके साथ दुख करने के लिए। अब देखिए मैं इनकी बात से इसलिए देखें, अब जो पार्कों में लोग आते हैं, पहली बात तो ये कि आपकी अपर क्लास अपर मिडिल क्लास जिन्होंने अपने फार्म हाउसेस बना लिए वो तो जाते ही नहीं हैं। छोटे छोटे घरों में जो लोग रह रहे हैं, मेहनत करते हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं, वो शाम को खुले पार्क्स में जाके ज़रा अपनी नज़र को वसअत देने की कोशिश करते हैं, तो उसको 9 बजे इन्होंने बंद कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है और ये लोगों की तफरीह पे भी पाबंदी लगा दी। फिर कल ये खबर भी थी कि अब वो प्रीपेड टेलीफोन जो है उसको भी बंद करने लगे हैं दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए। तो दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए क्या बंद करेंगे? और तो मेरे ख्याल में ये सही कह रहे हैं कि लोगों की तफरीह जो थोड़ी बहुत, पहली बात तो ये कि सरकार तफरीह पहुँचाने का कोई अब उसने सारा काम छोड़ ही दिया है कि भाई पहले बहुत सी रियासत का अमल दखल होता था लोगों के लिए हाँ। और पब्लिक स्पेंडिंग होती थी इस तरीके से। तो अब ये भी अगर हम बंद कर देंगे, लोगों को घरों में बंद कर दें, तो बेहतर यह है कि दहशतगर्दों को घरों में बंद करें, जेलों में बंद करें, लोगों को तफरीही मकामात पर जाना छोड़ दें, ये ना करें। ये सही कहा उन्होंने। सही। समी साहब, अभी आपकी खबर थी ईद के मौके पर तफरीही मकामात की हम बात करें, ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि ईद के मौके पर तफरीही मकामात पर जो डूबकर मरने वालों की तादाद है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक शख्स की लाश मिल गई है। बात हम करेंगे कि आखिरकार इन अमवात का जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे नुमाइंदे नौमान खान बाबर हमारे साथ होंगे, वो हमें इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ईद के मौके पर लोग मुख्तलिफ तफरीही मकामात का रुख करते हैं, कश्ती सवारी करते हैं और ख़ास तौर पर कराची में समंदर के लिए पर भी लोग जो है वो नहाने के लिए जाते हैं। और कराची में बच्चे समेत 4 अफराद समंदर में नहाते हुए डूब गए। हम बात कर रहे थे, समी साहब आप भी बात कर रहे थे कि ऐसी जगहों पर तफरीही मकामात पर जहाँ लोग नहाने के लिए जाते हैं, कश्ती सवारी की जाती है, वहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं होते प्रॉपरली कि लोगों को सेव किया जा सके, ऐसा कोई हादसा पेश ना आए। अब देखिए मुजफ्फरगढ़ में भी 17 अफराद जो थे वो कश्ती में सवार थे, बताया गया है कि वो ओवरलोडिंग हो गई थी जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। देखिए शाजिया, मैंने ये खबर भी इसीलिए सिलेक्ट की कि पाकिस्तान में जो आम आदमी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो ना कानून साजी की जा रही है और ना ही इंतज़ामिया की इस पे नज़र है। ये ईद का मौका था जिसमें आपको पता है कि लोग पिकनिक्स मनाने के लिए जाते हैं, या तो वो पार्क्स में जाते हैं, दरियाओं के किनारे जाते हैं, समंदर के साहिल पर जाते हैं। आप ये देखें कि हमारे यहाँ दरियाओं पर, बड़ी नहरों पर, समंदर पर कहीं पे भी कोई लाइफ गार्ड वहाँ पर नहीं है। और ख़ास तौर पर ये जो कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ है ये पंजनद के मकाम पर, ये जो कश्ती उल्टी है, इस वक्त तमाम दरियाओं में सैलाबी कैफियत है। अगर वहाँ पर कोई इंतजामिया का बंदोबस्त होता है, इस बात पर सख्ती से इसकी चेकिंग की जाती कि कोई आदमी कोई कश्ती इस तरह ओवरलोड होके उस सैलाबी पानी में ना जाए जहाँ पानी का बहाव कदरे तेज है, तो गालबन इस जो इंसिडेंट है, ये जो ट्रेजेडी है, इसको हम अवॉइड कर सकते थे। तो इसीलिए हमने इसको चुना कि अब ये जो सारी अमवात हैं इसका जिम्मेवार कौन है। जब हुकूमत इसकी जिम्मेवार है इसलिए कि उन्होंने लेजिस्लेशन नहीं की, इसलिए कि वहां पर उन्होंने वो जो एक इंतजामी बंदोबस्त था आम आदमियों को बचाने के लिए, वो वहां पर नहीं किया गया। ये वो अवामी मसाइल हैं, ये इस तरह के मसले हैं जो इंसानों की, गरीब इंसानों की जानें ज़ाया हो रही हैं। अगर इस पे कानून साजी कर ली जाती, बंदोबस्त कर लिया जाता, तो ये तमाम ट्रेजेडीज जो हैं इन सबको हम अवॉइड कर सकते थे। शायद सही। नौमान खान बाबर से समी साहब बात कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नौमान, 17 अफराद थे कश्ती में, सब डूब गए, कितने अफराद की लाशें निकाली गई हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है अभी भी वहां पर?
जी शाजिया, बिल्कुल अफसोसनाक वाक़े को 19 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है टस से मस नहीं हुई। लगता है पंजाब के जो वज़ीर आला है मियां शहबाज शरीफ, वो भी ईद की छुट्टियों पर हैं, जिसकी वजह से जो ज़िले इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ की ताहाल फ़ाल नहीं हो सकी। 11 अफराद अभी भी डूबे हुए हैं हेड पॉइंट में, जिनकी तलाश के लिए प्रॉपर ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। रेस्क्यू के चंद अहलकार जो है मौजूद हैं, वो बोट के जरिए आते हैं और चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं। जबकि पहले भी 5 अफराद जो जिंदा निकाले गए हैं वो यहाँ के मकामी अफराद ने ही जिंदा निकाला है, जबकि एक जो डेड बॉडी मिली है वो भी मकामी अफराद की ही काविश है। इस वक्त नेट लगाया गया है, जाल बिछाया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो पानी का बहाव तेज है उसकी वजह है मैं देख रही हूँ आपके पीछे पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। ऐसे मौकों पर तो नमान मल्लाह भी मना करते हैं कि लोगों को अंदर नहीं लेकर जाते, लोगों को हिदायत जारी करते हैं कि पानी ज्यादा है, पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, लिहाजा कश्ती सवारी नहीं हो सकती। जी शाजिया, बिल्कुल इसी हवाले से दफ़ा 144 यहाँ पर नाफिज की गई थी। महिलाओं को मना था कि यहाँ पर कश्ती लेकर ना आए, लेकिन यहाँ पर चंद पैसों के इवज जो है कश्ती यहाँ पर लाई गई। उसकी वजह ये थी क्योंकि ट्रैफिक जाम थी। जो पुल है हेड पॉइंट का, उसके ऊपर ट्रैफिक 6 से 8 घंटे से जाम थी, जिससे शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करने के लिए महिला को बुलाया गया और उसने कश्ती इस्तेमाल की। उसमें 17 अफराद को सवार किया, ना सिर्फ 17 अफराद को बल्कि उसमें 5 मोटरसाइकिलें भी सवार की। ओवरलोड होने की वजह से कश्ती जो है हेड पॉइंट में डूबी। ये अफसोसनाक वाकया ना सिर्फ ईद के दूसरे रोज पेश आया बल्कि पहले रोज भी यही सूरत हाल थी। एक मल्ला जो है 2 अफराद को जो है यहाँ से क्रॉस करा रहा था, उसकी भी कश्ती डूबी, उनका भी अभी सर्च ऑपरेशन नहीं किया गया। उनकी डेड बॉडी भी इसी हेड पंजनद में ही मौजूद है। लोग परेशान हैं, लवाहिकीन बैठे हुए हैं, रात से बैठे हुए हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं किया जा रहा। वो दुआ गो हैं, उन्हें उम्मीद है कि उनके प्यारे इसके अंदर हैं, उन्हें किसी न किसी सूरत हाल में निकाला जाए। लेकिन ये सूरत हाल यह है कि कोई भी जिला इंतजामिया जो है इसका नोटिस लेने को तैयार नहीं है। चंद पुलिस एहलकार जरूर मौजूद हैं, लेकिन वो भी अब नाश्ते पर रवाना हो गए हैं। जी, तो रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है, सर्च ऑपरेशन आप कह रहे हैं हो नहीं रहा यहाँ पर ठीक तरीके से, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है? समी साहब, आप भी सुन रहे हैं कि इन लोगों को बचाया जा सके? शाजिया, मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो उन्होंने, जैसे नुमान ने बताया कि वो बेचारे जो रेस्क्यू करने वाले हैं उनके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। देखें, ये तो आप अंदर पानी के अंदर बॉडीज को निकालने के लिए अंदर जाना पड़ता है, उसके लिए पूरा आपको खास लिबास होता है, ऑक्सीजन टैंक्स हैं, वो सारे यूज करके एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी इन पर गौर ही नहीं किया। इनको तो इससे फुर्सत नहीं मिलती कि किससे सियासत में किसको हराना है, किसको जिताना है, और इंतजामिया सारी और कामों पे लगी हुई है। ये बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से ये जो ट्रेजेडीज इस तरह की हो रही हैं, ये इनको अवॉइड किया जा सकता था। अब वो क्या, उनका वो रेस्क्यू वाले क्या आके करेंगे? उनके पास तो कोई सामान ही नहीं होगा निकालने के लिए लोगों को। ये शाजिया, जो हम बार बार बात करते हैं ना कि जब आप एक साल में एक कौम के मीज़ानिया और बजट बनाते हैं, आपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कितने पैसे रखे, आपने प्रियोरिटीज़ आपकी क्या है। देखिए, हम एक इंडिविजुअल वाक़ा हम उठा लेते हैं, इसको इंडिविजुअली कोई वाक़ा ठीक नहीं हम कर सकते। बात यह है कि हमारी प्रियोरिटीज़ ऐसी नहीं है। जब आपके सारे बजट और मैशत का मतम नज़र ये हो कि आपने नवाजना है एक बहुत से छोटे से तबके को एट द एक्सपेंस ऑफ द लार्जर पीपल, समी साहब, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे मुझे बताएं ये हादसा क्यों हुआ? ये हादसा इसलिए हुआ क्योंकि 8 घंटे से ट्रैफिक बंद थी, लोगों ने घरों में पहुंचना था, उनके पास कोई और सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। तो ये जितने आपको इतने माइक्रो मसाइल लगते हैं, ये नतीजा है उस मैक्रो इकोनॉमिक जो बंगलिंग है, जो एम्बेजलमेंट है, जो आवाम के पैसे को इस तरीके से खुर्द-बुर्द की जाती है एक बड़े कानूनी तरीके से, और फिर ये छोटे छोटे वाकयात रोजाना हमारे सामने आ खड़े होते हैं। चले नुमान, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जितने भी अफराद डूबे हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जैसे ही मजीद आपके पास भी अपडेट्स आए हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। कैसे आपकी खबरों की तरफ आते हैं अब? शाजी, मैंने सबसे पहले एक खबर थी जो एक सर्वे आया है, एक किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इसमें जो तकलीफदेह बात है वो ये कि 6 माह में 2331 जराइम बच्चों के खिलाफ रिपोर्ट हुए हैं। या ये भी याद रहे कि हाँ, तमाम जराइम रिपोर्ट भी नहीं होते। इसमें जहाँ और बहुत सी तकलीफदेह फिगर्स हैं, उसमें मैंने एक और चीज़ देखी शाजी, कि इसमें से 136 बच्चे थे जिन्होंने खुदकुशी की। तो हमने कैसे, वो क्या हालात हैं, कैसे हम उन्हें किस नहज पे ले आए हैं कि ये बच्चे, और उसके अलावा बड़े खौफनाक जुर्म हैं, रेप है, साडोमाइज किया गया बच्चों को, उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है। ये हमारे किसी भी समाज में सबसे वल्नरेबल जो लोग होते हैं वो बच्चे होते हैं। यही आपका कल का मुस्तकबिल भी होते हैं। यही कल, जैसे हम अपने वो ईद के प्रोग्राम में नाई साहब कह रहे थे कि कितने डिसएडवांटेजेस हैं हमारे बच्चे को, उसकी माँ को हमने आज़ाद नहीं किया, उसे खौफ में रखा हुआ है, बच्चों के साथ हम ये करें। तो ये सारी जितने इश्यूज़ हैं, जैसे आप एक घर में घर का बजट बनाते हैं शाजिया,
कि आपको पता है इतनी इनकम आनी है, इतने बच्चे खाने वाले हैं, उनकी सेहत का क्या मामला है। इसी तरीके से समाज भी एक ख़ानदान की तरह होता है, एक नेशन भी एक ख़ानदान की तरह होती है। उसमें अगर 4 बंदों को नवाजने के लिए सारे आप वसाइल रख छोड़ें और आबादियों को अपनी रहम व करम पे छोड़ दें, तो ये वाक़या हो जो समी इब्राहिम साहब ने अभी पॉइंट आउट किया, वो वाक़या हो। ये सारी तरजीहात का मामला है। और मैं जब बात करता हूँ, बुनियादी बात करता हूँ कि जब आपके बजट आमराना हो, जब आपके पैसा जो कौम का पैसा है उसका इस्तेमाल आमराना हो, तो फिर इलेक्शन जो है वो जमहूरी नहीं हुआ करते, फिर वोट जमहूरी नहीं बनाता चीज़ों को। जमहूरी तब आप बनते हैं कि जब लोगों को इन मसाइल से आप निजात दिलाएं जिसकी वजह से आपको ये ओहदे दिए जाते हैं, लोग आज़ाद होकर वोट का इस्तेमाल कर सकें और लोगों को तालीम दे सकें, उनको दिमाग जो है रोशन कर सकेंगे, वोट ठीक दें। आप उनको पहले तो जालत के अंधेरों में रखते हैं, फिर उन्हें किराया नहीं देते कि जाके वोट भी डाल के आए या ना डाल के आए। ये सारा एक मैक्रो इश्यूज है जिसको हम इंडिविजुअलिस्टिकली शायद नहीं देख सकते। एक कॉलर है मिसेस सलीम चकवाल से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं चकवाल के एक गांव से बोल रही हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। जी जी शुक्रिया जी, बात कीजिए। पहले तो मैंने समी इब्राहिम साहब से इनके घने बालों का राज पूछना है, वो क्या है? अच्छा ये कटवाते नहीं है इसलिए घने हैं। नहीं कटवाते तो है। अच्छा चलें। दूसरी बात, ये आप कल्चर के हवाले से बात हो रही थी, तो ये मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे जो इस्लामिक कल्चर है, मुस्लिम बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे कल्चर में से दुपट्टा तो बिल्कुल गायब हो गया। कोई आप अपने एंकर्स देख लें और जो भी कोई आते हैं, कोई रमजान के प्रोग्राम होते हैं, कुछ होते हैं, जरा सा सर के ऊपर उन्होंने दुपट्टा पीछे टिकाया होता है, बाल सारे अगर वो लें तो बड़ा वो ग्रेसफुल और बड़े अच्छा आप एक मुस्लिम कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया मिसेस सलीम आपका। जी समी साहब अपने बालों का पहले राज बता दें। मैं तो बालों का राज बताता हूँ, पहले शाजिया आप जरा दुपट्टे के बारे में अपनी राय बताएं। देखिए ये हर एक का पर्सनल होता है, रमजान में भी लोग लेते हैं और कोई लेना चाहे कोई ना लेना चाहे, मेरे ख्याल में आपका अपना पर्सनल फेल होता है, इसी पर किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं थोड़ा सा देखें, नहीं ये अब आप पर अपनी बात आई तो आप कह रही हैं कि बिल्कुल के कमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कमेंट करना चाहिए भाई? आप जब स्क्रीन पे आती हैं, एक इस्लामी मुल्क है और नेशनल मीडिया है, तो डेफिनेटली जो लोगों की मजहब के हवाले से जो चीजें हैं, जो तहफुजात हैं, क्योंकि अब आपका वो पर्सनल काम नहीं है, आप बहुत सारे लोग आपको देखकर फॉलो करेंगे उसको, तो मेरा ख्याल है इसमें कमेंट किया जा सकता है। और मैं खातून की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि अगर आप अपने जिस्म को ढांप कर स्क्रीन पर आएंगी तो उसमें ग्रेसफुल भी आदमी ज्यादा लगता है और गालबन जो एक एतराज है वो एतराज भी नहीं हो सकता। और जहां तक मेरे घने बालों का ताल्लुक है तो अब तो जी वो बाल जो है ना घने आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही उनकी जो वो गहरापन था उसमें कमी आती जा रही है। बस अल्लाह से दुआ गो उनको ये भरम अल्लाह कायम ही रखे। हाँ कहीं बाल रहे ना और दुपट्टा हमें आपको करना पड़ जाए। कैसे आपकी खबरों की तरफ आते हैं। सर्वे के मुताबिक अच्छा मैं शादिया ये काजी साहब ने बात की तालीम की, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैंने वो खबर दी थी उसका जिक्र कर दूं। बिल्कुल जो जहालत के जो तारीकियां हैं और जो अंधेरे हैं उनको आप तालीम से ही खत्म कर सकते हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है जहां पर सबसे ज्यादा ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बातें की जा रही हैं, अरबों डॉलर का असला जहां पर लगा दिया गया है, एक फिगर आई है कि गुज़श्ता 5 साल में जो सिर्फ सरकारी स्कूल शाजिया तबाह किए गए हैं उनकी तादाद 500 से ज्यादा है, इसमें प्राइवेट स्कूल नहीं है। और वो जो सर्वे है उसके मुताबिक कम अज कम 3 से 5 लाख के दरमियान स्टूडेंट्स हैं जो अब तालीम से महरूम हो चुके हैं। और जो प्राइमरी स्कूल यानी बिल्कुल जो अर्ली एज होती है, लड़कियां जिन्होंने स्कूल में जाना होता है, वो बताया ये जा रहा है कि उनमें जो ख्वानदगी की शरह है वो ऑलमोस्ट सिफर है, यानी बिल्कुल भी जो बच्चियां वो नहीं जा रही, कुछ स्कूलों के तबाह होने की वजह से और कुछ बाकी जो कल्चर है। और जो मेल स्टूडेंट्स हैं छोटे, उनमें जो ख्वानदगी की शरह आ रही है वो तकरीबन 3 से 4% है। और इससे एक तरफ तो इस जंग की वजह से, इस सारे हालात की वजह से कबायली बेचारे उनके पास ना तो कारोबार के लिए कोई है और अब उनके जो बच्चे हैं उनकी तालीम का भी कोई बंदोबस्त नहीं रहा। और करोड़ों और अरबों डॉलर जो है वो असले पे लगा दिए गए हैं। लेकिन ये जो तालीम अगर आ जाए जिससे बहुत सारी जो इवल्स हैं सोसाइटी के, उनका वो जो बच्चा तालीम याफ्ता हो खुद ही मुकाबला कर सकता है, वो देखें किस कदर निगलेक्ट उनको हमने किया है और वो किस तरह वो मामला जो है वो खराब है और कोई उस पर तवज्जो नहीं है। सही कॉलर है कोयटा से अब्दुल खान। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। जी शुक्रिया जी, बात कीजिए।
मोहतरमा, अभी मैं देख रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो जो भी चैनल आज मैंने खोला है उस पर यही बात हो रही है कि हम लोगों में टैलेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है ना पैसों की कमी की वजह से या हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते। अब मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि टैलेंट का, पैसों का जो है ना मूवी के कैमरा वर्क से क्या ताल्लुक होता है? कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर हम में टैलेंट है, एटलीस्ट हम लोग कैमरा वर्क तो सही करें, एटलीस्ट डायलॉग डिलीवरी जो है ना वो तो सही हो। आप लोग देखे इंडियन जो आर्ट मूवीज है उस पर कितना खर्चा आता होगा। मिसाल मैं देता हूँ, वेडनेसडे मूवी थी उनकी नसीरुद्दीन शाह की। अब वो पूरी मूवी देखे कि उसका बजट कितना होगा। ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि हम लोगों में टैलेंट है, क्योंकि आप जो भी मूवी उठा कर देखते हैं ना उसमें कैमरा वर्क होता है, ना साउंड का कोई ऐसा सिस्टम बनाया होता है इन लोगों ने। आप देखे डांसेस इनके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक अच्छी फिल्म पैसे के बगैर, अच्छे बजट के बगैर नहीं बन सकती, भले ही आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट हो। देखिए मैं आपको बात बताऊं, बहुत अच्छी टेक्निकली फिल्म्स बन रही हैं इंडिया में, मगर इंडिया में जो फिल्म बड़ी सबसे बड़ा शायद बिजनेस किया था पिछले दिनों में, वो जो रीमेक थी देवदास, वो भी रीमेक थी। अगर अब भी आप देखें तो वो जो बात करें, ना सिर्फ ये कि उसमें से मौजूआत चले गए, अब फाइनेंस कैपिटल इतना उसके पीछे है इंडिया की मूवी में, इतनी बड़ी स्क्रीन, इतना ग्लैमर सेट ऐसा है कि और उसका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उर्दू फिल्म ना यहाँ बन रही है, ना नेपाल में बन रही है, ना साउथ एशिया में कहीं और बन रही है। लिहाजा वो एक पैरेलल इंडस्ट्री, और फिर उसके पीछे ब्लैक मनी का बहुत बड़ा हाथ है, ये एक बहुत साहिब राय शुमार की जाती है। लेकिन वो सही कहते हैं कि आप मुझे ये बताएं, मैं इवन कहूँ यूरोप पे उंगलियां उठ रही हैं कि यूरोप में आखिरी दफा बड़ी फिल्म कब बनी थी। यूरोप में तो अब कोई पैसे की कमी नहीं है। यूरोप में आप देखें टाइटैनिक बनी, उसने लिया, वो भी एक पुरानी कहानी थी कब की। उसके बाद देखें कि मौजूआत आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जो मार्केट का इतना बड़ी डोमिनेंस हुई है और उसमें से टैलेंट को बिल्कुल अंडरमाइन किया गया है, तो वो अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि जितनी इस्तेदाद एक कार प्रोड्यूसर की है, जो के मेन एक पिवट है जिसके जरिए सब कुछ चलना है, जो उसका ज़हनी म्यार है, उसकी प्रोडक्ट उसके ज़हनी म्यार से बुलंदतर नहीं हो सकती, और ये म्यार गिरा है, ये हमें मानना चाहिए। अच्छा, इसमें शादिया मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करूंगा। काजी साहब देखें, हर शोबे में नई नई चीजें आई हैं, और जो जदीद जो साइंस है वो उसने फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने पांव जमाए हैं। एनिमेटेड मूवीज बन रही हैं, कार्टून मूवीज बन रही हैं। फिल्म जो है वो जो मोहब्बत प्यार का जो मौजू था उससे हटके अब जैसे मिशन इम्पॉसिबल टाइप चीजें हैं, जेम्स बॉन्ड है, उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा उसमें इस्तेमाल की जा रही है। तो इन चीजों की वजह से वो जो उसमें सब्जेक्ट या टॉपिक गालबन उस तरह के नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो फिल्म है वो इस तरह से है कि वो नौजवानों को उसने अपनी जानब उसने अट्रैक्ट किया। अब वो जो एक साहब पहले फोन पर बात कर रहे थे कि ये जो फिल्में हैं उनका हकीकी दुनिया से, जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो कैसे साहब जो हॉलीवुड ने भी जो फिल्में बनाई हैं, मतलब जो जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर है या वहां पर जो सारे हीरोज होते हैं, वो भी इसी तरह ही एक बंदा जो है वो पता नहीं कितने लोगों को मारता है और करके फाइनल होकर निकलता है। तो ये है तो फिक्शन नहीं, लेकिन उसके पास जेम्स बॉन्ड के पास गंडासा नहीं होता, सब्जेक्ट पर फिल्में बनती हैं। जेम्स बॉन्ड जो है वो लॉजिकली कन्विंसिंग, देखे ना उनका कल्चरल लेवल की बात होती है ना, लॉजिकली कन्विंसिंग लगेगा, मिसिंग लिंक बीच में नहीं होगा, वो सिर्फ एक नारा मार के 35 बंदे हलाक नहीं करता, वो अगर करता है तो उसकी लॉजिकल सीक्वेंस बनाते हैं। मगर मैं ये आपको बात कहूं, आपने काई साहब जेम्स बॉन्ड की मूवी को देखी नहीं है, मैंने कोई उसकी मिस नहीं की, मैंने जो बाज के जेम्स बॉन्ड आए हैं वो तो कम देखी होंगी, मगर जो शॉन कॉनरी था या जो रॉजर मूर था, हमने उनकी फिल्में देखी हैं। और ये रिसेंटली, अब जो रिसेंटली जो फिल्म आई थी आखिरी, मैं अब नाम अगर उसका भूल पा रहा हूं, उसे आप नहीं कंपेयर कर सकते। तो म्यार कल्चर, सकाफत, शायरी का पूरे ग्लोब पे गिरा है, वो इसलिए कि जब ये तय पाया कि चीज वही बनेगी जो बिकेगी, जो ये बिकने वाला मामला था, अब उसमें अदना जो है वो बहुत ज्यादा बिका नहीं, तो क्या और आला नहीं बिका, लिहाजा आला नहीं, मुझे ये बताएं कि 60s में 70s में मार्केट से बदल गया और आला अदना से बदल गया, ये मामला हुआ है इस ऐड का। चलिए वक्त कम रह गया, मैं दीपालपुर वाली वो स्टोरी डिस्कस करनी है। हाँ, ये एक बड़ी अफसोसनाक वाकया हुआ शाजिया, और दीपालपुर में अगर हमारे नुमाइंदे रमज़ान हमारे साथ हों कि एक वहाँ वही लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जो है, वो जो ज़मींदार है, उन्होंने उस हजाम को बुलाया, उसके घर बंदा भेज के, और फिर उसको वो
उन्होंने एक जगह पे उसको म्यूटिलेट किया, उसकी आंखें निकाल दी, उसका नाक काट दिया, उसकी ज़बान काट दी। और मैं गालबन वो अभी लाहौर में उनको ले आए हैं म्यू अस्पताल या किसी जगह पे ले आए हैं, जो हमारे नुमाइंदे अभी बताएंगे अगर वो हमारे साथ लाइन पे हैं। तो वो सिर्फ इसलिए किया कि उन्हें शक था कि उनकी जो बेटी है और इस नौजवान के जो एक मेहनत कश है, इसके इलिसिट रिलेशनशिप है। तो ये जो ब्रूटलाइज हो गई है सोसाइटी, समी साहब भी जिसका जिक्र करते हैं, पेशेंस का लेवल हमें नहीं रहा। अगर कोई ऐसा जुर्म था भी तो फिर दोनों तरफ से था, एक तरफ से तो नहीं था, अगर था तो। और इस पे इस तरीके से ये जो हमारे यहाँ हो रहा है वो ये सारे वाक़यात इस तरह से इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हम जितने वाक़यात का जिक्र करते हैं खाम ही कोई सज़ा होती है किसी को। हमें पता चला एक बच्ची जो है उसको मार दिया गया और पता चला नहीं जिसके खामद ने मारा था, फिर उसी से उन्होंने कन्फेशन भी करवा दिया। अभी ये भी करवा सकते हैं कि नहीं जी उसने अपनी आंखें खुद ही निकाल दी थी। हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। रमजान, क्या वाकया ये सारा? जी शादी ये कल 11:30 बजे के करीब जो हजाम मोहम्मद यूसुफ ये अपने घर में बच्चों के साथ मौजूद था और वहाँ का मिर्जापुर का एक जिम्मेदार है मियां खान, वो उसको शक था कि उसकी बेटी मुख्तारा बीबी से उसके कोई नाजायज तल्लुकात है और उसने अपनी एक नुकरानी और एक अपना नौकर मोटरसाइकिल पे भेजा कि मोहम्मद यूसुफ को बुला के लाए। वो उसके घर गए कि ये शादी के कार्ड देने हवेली लगा तो आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पे चले। वो मोहम्मद यूसुफ हजाम उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ गया और उनके साथ वो गांव से थोड़ा सा बाहर खेतों के करीब गया तो वहां पर जो मियां खान और उसके 6 साथी वहां पे मौजूद थे खेतों में। जब वो नजदीक खेतों के करीब पहुंचे तो उन्होंने वहां उसको मोटरसाइकिल से उतारा और उसकी छुरियों से पहले तो आंखें निकाली, फिर उसका होंठ काटा और उसका नाक काट दिया और फिर उसकी जुबान काटी और वहां पे उसको छोड़ के चले गए। अच्छा रमजान, ये बताइएगा कि वो ये जो भी ये जानवर हैं जिन्होंने ये इंसानी रूप में ये सब कुछ किया है, इन्हें किसी ने पकड़ा है? इनकी कोई पुष्ट पनाही कर रहा है? कोई है जो अश्कशोई करे इस मजलूम नौजवान की? ये उसकी पुष्ट ऐसा है कि जब ये वाकया हुआ और सबसे पहले जो ये खबर ब्रेक की ये दुनिया न्यूज ने की और जो जीपीओ उकाड़ा थे वो ये खबर ब्रेक होने के बाद उकाड़ा से दीपालपुर पहुंचे और उन्होंने जाके जय वकुआ का दौरा किया, मगर अभी तक जो है कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार ना हो सका। और जो वज़ीर आला पंजाब है उनकी तरफ से भी खुसूसी हदायत आई थी डीपीओ उकाड़ा को कि ये शाम तक ये जो मुल्ज़मान। अच्छा रमजान, ये बताइए ये मियां खान नामी जो आदमी है ये किसकी क्या बैकग्राउंड है, इसकी पुष्ट पे कौन है, ये कोई इसकी सियासी एफिलिएशन है, ये क्या इनके बारे में क्या आपके पास डिटेल्स हैं? जी ये जो मियां खान ये जिम्मेदार है वहाँ का मिर्जापुर गाँव का और यहाँ पे जो हमारे MP है मलक अली अब्बास खोकर, इनका ये जो है वोटर और सपोर्टर है उनका। और ये खोकर साहब का ताल्लुक किस सियासी जमात से है? ये मुस्लिम लीग नून ग्रुप से। बस अब फिर उन्हें कौन पकड़ सकता है भाई? ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया। अब शाजिया बात यह है कि अब हर किसी जो मुजरिम है, जो जुर्म जराइम पेशा लोग जो मुसल्लत हैं हम पे समाज में, चाहे गाँव की सतह हो चाहे ऊपर की सतह हो, इनके पीछे कोई ना कोई निकल आता है। अब मैं अभी हमने जो पिछले दिनों में हम वाक़यात रिपोर्ट करते रहे, कुछ पे अमल हुआ भी, जिस तरह समी साहब कहते हैं, मोस्टली कुछ नहीं हुआ। और हम ये देखते हैं कि हमने अपने एक बहुत बड़ी आवाम जो जिनका कोई MNA वाकफ़ नहीं है, जिनका कोई जिनके पास जायदाद इस तरह से नहीं है, जिनका कोई आसरा नहीं है, जब हम उन्हें इस तरीके से बेआसरा छोड़ के और फिर रियासत से इंसाफ भी नहीं दे रही, तो फिर ये जो बन रहा है हमारे सामने मंजर, ये इतना हैरान कौन हमारे लिए नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया समी साहब आपका, काजी साहब आपका। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए, खबर@duniatv.tv पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।